नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के सेक्सुअल, एक्सप्लॉयटेटिव और अब्यूजिव मटेरियल को लेकर के क्या फैसला दिया है, इसे आज विस्तार से समझेंगे। साथ ही बच्चों के घटिया वीडियोस को किस तरह बाजार में प्रसारित किया जा रहा है, उस मॉडस ऑपरेंडी को भी समझने की कोशिश करेंगे और इस दिमागी विकृति को भी समझने की कोशिश करेंगे। एक समाज के तौर पर हम इस बुराई से कैसे डील कर सकते हैं, किस तरह की नीतियां बनाई जा सकती हैं। इसके बाद बात करेंगे तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद में आए नए अपडेट्स की, वहां हो रहे प्रायश्चित यज्ञों की और दिल्ली की भी, जहां एक खाली कुर्सी खड़ाऊं का प्रतीक बना दी गई है। लेकिन पहले बात देश के 2 चुनावी प्रदेशों की। गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को पहुंचे हरियाणा। यहां फतेहाबाद के टोहाना में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस ने अपने दलित नेताओं को सम्मान नहीं दिया। दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बैन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। अभी अभी राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद हम आरक्षण हटा लेंगे। भाई हमारा हरियाणा तो पूरा विकसित है। आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एससी का और ओबीसी का आरक्षण अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे जम्मू कश्मीर के पुंछ। कहा कि जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से जो पुराने वाले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं दिखते। आपने देखा होगा, जो पहले नरेंद्र मोदी थे, 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है, हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर को दूसरे चरण के मतदान होने हैं। कुल 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिन पर चुनाव प्रचार का 23 सितंबर को आखिरी दिन था। हरियाणा में आप जानते ही हैं कि एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट पड़ने हैं। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा दोनों ही राज्यों में पहुंची हुई है। हरियाणा से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट का ये हिस्सा देखिए। मेरी आज्ञा सुनाओ फिर को जो। हाँ, अरे सब पूरा देश सुनेगा आपकी आवाज। बोले और प्रस्तुत है 95 बरस की राम प्यारी जी का ये मधुर गीत। हाँ, सुना दे भाई, चमका दो। मैं क्या कहूँ, बूढ़ी लोग आई फिर मैं सुनाओगी ना, बोल दे ना। बोले तू तड़े न उतर के देखिया दुनिया घनी दुरंगी से। बोले तू तड़े न उतर के देखिया दुनिया घनी दुरंगी से। कोई तो बैठे मोटर लारी, बोले कोई साइकिल का मोता, या दुनिया घनी दुरंगी से। बोले तू तड़े न उतर के देख दुनिया घनी दुरंगी से। कोई तो पैर है घूम गागरा, कोई तो पैर है घूम गागरा। बोले कोई तिगनी काम होता, जया दुनिया घनी दुरंगी से।
ये पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही ढेर सारे इंटरव्यूज और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा देखते रहिए। चुनावी राज्यों की अपडेट्स के बाद अब दिन की बड़ी खबर पर बात करते हैं। भारत में बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी पर 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। 5 पॉइंट में पहले पूरा फैसला समझ लीजिए। बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करना, देखना और उसे सर्कुलेट करना पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। अदालत ने कहा कि हमने ये फैसला बच्चों के उत्पीड़न और उनसे दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं के आधार पर दिया है। अदालत ने संसद को सुझाव दिया कि पॉक्सो एक्ट में बदलाव किया जाए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल यानी CSEAM इस टर्म का इस्तेमाल किया जाए और इस वीडियो में हम अदालत की बताई हुई इसी टर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर इस तरह का कंटेंट देखता है और इसे डाउनलोड नहीं करता है तो भी उस पर पॉक्सो की धारा 15 के तहत केस बनेगा। ये माना जाएगा कि उसने इस तरह की सामग्री को कंज्यूम किया है। अगर इस तरह की आपत्तिजनक चीजें देखने वाले का इरादा इसे आगे फॉरवर्ड करने का नहीं है, शेयर करने का नहीं है, या वो इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं भी लेना चाहता है, तब भी इसे अपराध माना जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति CSEAM कंटेंट भले ही डाउनलोड ना करे, भले ही इसे आगे ना बढ़ाए, भले ही इससे कोई बिजनेस गेन्स ना ले, लेकिन अगर वो इरादतन ऐसा कंटेंट देख भर रहा है तो वो भी पॉक्सो के दायरे में आएगा और अपराध होगा। एक केस जरूर है जिसे कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, उसे हम भी समझ लेते हैं। मान लीजिए A नाम का व्यक्ति B नाम के व्यक्ति को कोई लिंक भेजता है। B को पता नहीं है कि इस लिंक में क्या है और वो इस पर क्लिक कर देता है। अब इस लिंक से खुलता है CSEAM कंटेंट। यहां से 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, ऐसा कंटेंट खुलते ही B तुरंत इसको बंद कर देता है। इस सूरत में वो अपराधी नहीं होगा, आरोपी नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है, B ने भले ही लिंक अनजाने में खोला, लेकिन जब इस तरह का कंटेंट खुला तो वो उसे देखने लगा। ठीक ठाक समय तक उसने ये कंटेंट कंज्यूम किया। इस तरह वो आरोपी होगा क्योंकि वहां उसका वॉच टाइम जुड़ गया है। अब उस बेंच से परिचय करा देते हैं जिसने ये आदेश दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच। संसद में अध्यादेश लाकर इस तरह के कंटेंट का नाम बदलने की बात जस्टिस JB पारदीवाला ने ही कही। फैसले के बारे में आपने जान लिया, फैसला देने वालों के बारे में जान लिया। अब फैसले के आधार को भी समझ लेते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने 13 सितंबर 2023 को एक फैसला दिया था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी आपत्तिजनक सामग्री देख रहा है जिसमें बच्चे शरीक हैं तो ये अपराध नहीं है, लेकिन अगर डाउनलोड कर रहा है या इसे आगे प्रसारित कर रहा है, किसी से शेयर कर रहा है, तो वो अपराध है। इसी फैसले के आधार पर मद्रास हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था। इस फैसले के बाद NGO जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस और नई दिल्ली के NGO बचपन बचाओ आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इसी पर फैसला सुनाते हुए मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में गंभीर गलती की थी और हम इसे खारिज करते हैं। साथ ही जिस आरोपी को हाई कोर्ट ने दोषमुक्त किया था उसके केस को वापस सेशन कोर्ट में भेज दिया गया है। अब जिस एक शब्द पर बात हो रही है उसे संक्षेप में समझ लेते हैं। ये फैसला किस तरह के कंटेंट के बारे में है। वैसी तस्वीरें, ऑडियो, वीडियोस, टेक्स्ट या किसी भी तरह की सामग्री जिसमें नाबालिगों को सेक्सुअल एक्ट में दिखाया गया है, उनके न्यूड कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक या किसी और फॉर्मेट में पब्लिश करना, दूसरों को भेजना अपराध माना जाता है। इसकी सजा क्या है? केंद्र सरकार ने 2019 में पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया था। धारा 14 और 15 के मुताबिक अगर कोई इस तरह का कंटेंट शेयर करता है, किसी और को दिखाता है, तो उसे 3 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे कंटेंट को कमर्शियल उद्देश्य से अपने पास रखता है या आगे बढ़ाता है तो उसे कम से कम 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार यह काम करता हुआ पाया गया तो यह सजा 5 से 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। CSEAM कंटेंट अपने आप में इतना संवेदनशील और चिंतित करने वाला विषय है कि सरकारें बार बार इस दिशा में अलग अलग प्रयास करती रही हैं। कुछ के बारे में हमने आपको बताया, जैसे कि पॉक्सो और इसके अलग अलग प्रावधान। कुछ और उपाय किए गए हैं, जैसे कि 2017 में करीब 3,500 पॉर्न साइट्स को भारत में बैन कर दिया गया था। 2015 में भी 800 से ज्यादा ऐसी साइट्स बैन की गई थी। केंद्र सरकार ने CBSE को स्कूलों में जैमर लगाने के लिए भी कहा था ताकि बच्चे स्कूलों में इस तरह के कंटेंट से दूर रहें। भारत सरकार ने एक NGO के साथ मिलकर के चाइल्ड विक्टिम आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चलाया हुआ है। NGO का नाम है नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन।
इसके अलावा ऑनलाइन इस तरह का कंटेंट सर्कुलेट ना हो, इसकी जिम्मेदारी बड़े सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेयर्स पर भी है। गूगल चूंकि सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो इसी का उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए वो क्या कदम उठाता है और ये कदम कितने सफल रहते हैं। गूगल चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए गूगल सहित जितनी सारी इंटरनेट और भी कंपनियां हैं वो फिल्टर लगा के रखती हैं। फिल्टर बहुत तरीके होते हैं। आजकल जो फिल्टर्स यूज हो रहे हैं वो एआई और मशीन लर्निंग का है। तो वो क्या करते हैं कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए कंटेंट के कीवर्ड्स होते हैं, बेसिकली उन्हें फिल्टर किया जाता है। कीवर्ड फ्रेज ट्रेन कराया जाता है एआई को इस तरीके से। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी जैसे एआई हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में कोई भी कंटेंट अगर आप सर्च करें या फिर टाइप करें तो डिटेक्ट कर लेता है कि आप क्या टाइप करना चाह रहे हैं। कई बार इनडायरेक्ट वे में सर्च किया जाता है, उसको रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट बहुत सारे फिल्टर्स ऑलरेडी गूगल के इन प्लेस हैं, मेटा के इन प्लेस हैं, जितनी सारी जो बड़ी सोशल नेटवर्क्स हैं उनके सारे सिस्टम इन प्लेस हैं। बट द थिंग इज कि ये जो पूरा सिस्टम है उनका फिल्टरिंग का, कीवर्ड फिल्टरिंग का या फिर एनक्रिप्शन टेक्निक का, कि जैसे ही अगर कोई कुछ कंटेंट शेयर करने की कोशिश करता है वो उन्हें पता चल जाता है। अब एनक्रिप्शन होने से थोड़ी मुश्किल भी होती है, बट द थिंग इज कि उनके पास ये जानकारी चली जाती है कि कौन क्या सर्च करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही पता चलता है तो वो वहां से उसे ब्लॉक कर देते हैं या फिर कोई भी कंटेंट अपलोड वहां पे नहीं किया जा सकता है। बट स्टिल ये पूरा फुल प्रूफ नहीं है। अगर इतनी पाबंदियां लगाई जाती हैं तो इसमें सेंधमारी कहां से और कैसे होती है, इस तरह की चीजें कैसे सर्कुलेट होती हैं और इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। बहुत सारे फिल्टर्स ऑलरेडी लगे हैं इन सबको रोकने के लिए, बट स्टिल चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत इजीली हर जगह सर्कुलेट होती है समय समय पर। तो इसके 3-4 वजह हैं। फॉर एग्जांपल डार्क वेब, डार्क वेब को कंट्रोल करना मुश्किल है और डार्क वेब पे बहुत ज़्यादा चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखी जाती है, कंज्यूम की जाती है, अपलोड की जाती है। डार्क वेब के बाद आता है एनक्रिप्शन का नंबर। बहुत सारे सोशल मीडिया और जो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है उनमें एनक्रिप्शन लगी हुई है, मोस्टली एंड टू एंड एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन लगे होने के बाद क्या होता है कि अगर कोई फाइल कहीं शेयर कर रहा है, लेट्स से अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी किसी के साथ शेयर कर रहा है, तो उसे इंटरसेप्ट कर पाना या फिर डिटेक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है किसी भी कंपनियों के लिए। तीसरी चीज, बहुत सारे वीपीएन और प्रॉक्सी का यूज करके भी ये काम किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे एडवांस प्रॉक्सी और वीपीएन आ चुके हैं, पहले भी थे मार्केट में, जो क्या करते हैं कि आपके कोई भी कम्युनिकेशन को, वेबसाइट फॉर कम्युनिकेशन एज इन किसी भी वेबसाइट के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी सर्वर पे डेटा अपलोड कर रहे हैं, तो वहां पर किसी को भी कोई पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा जो कम्युनिकेशन होता है आपके और उस वेबसाइट या फिर सर्वर के बीच में, वो सारा बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, एनक्रिप्टेड होता है, तो किसी को इस बारे में पता नहीं चल पाता है। फाइल शेयरिंग जो कई सारे प्लेटफॉर्म हैं वो भी एनक्रिप्टेड होते हैं और वहां भी अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा शेयर की जाती है। एट द एंड ऑफ द डे बात यहां पर भी आके रुकती है कि किस कंट्री में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के इंटरनेट पर क्या नियम हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सेंसरशिप को लेकर के बहुत सारी चीजें तो हैं, बट इन सब चीजों को लेकर के कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है, ना ही कोई बिल है डेटा प्रोटेक्शन या फिर इस तरह की चीजों को लेकर के कोई लॉ नहीं है। बिल आता रहता है बट लॉ तैयार नहीं हुआ है। इस वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसा करने के बाद भी बच जाते हैं। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये फैसला अडल्ट पॉर्न के बारे में नहीं है, सिर्फ CSEAM यानी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल के बारे में है। बच्चों से जुड़ा ऐसा कंटेंट देखना या ऐसी चाहत रखना एक मनोविकृति है। यही विकृति बड़ा रूप लेकर के पीडोफिलिया की स्थिति बन जाती है। पीडोफिलिया यानी बच्चों से सेक्सुअल आकर्षण। इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो इस तरह के कंटेंट पर लगाम लगाई जाए और दूसरा, इस विकृति से निपटने की कोशिशें भी साथ में की जाएं। हमने मनोविज्ञान के जानकारों से बात की और पूछा कि कोई व्यक्ति पीडोफाइल कैसे बनता है, दिमाग में ऐसी कौन सी विकृति पैदा होती है जो उसे बच्चों के प्रति ऐसी भावना से भर देती है। पीडोफिलिया यानी कि सेक्सुअल परवर्जन डिसऑर्डर, ये एक तरीके का मानसिक रोग है जिसमें किसी व्यक्ति को या तो सेक्सुअल ऑब्सेशन होता है, या वो सेक्सुअल मैनिक होता है, या हाइपर सेक्सुअल होता है, या कई बार ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी न किसी नशे का शिकार होते हैं। बहुत सारे केसेस में या तो व्यक्ति अल्कोहल या किसी अन्य नशे के प्रभाव में इस तरह का कृत्य करता है, या ऐसे लोग इंटेंशनली बिकॉज ऑफ जॉय, कई बार उनकी सेक्सुअल लाइफ जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, सेटिस्फाइंग नहीं होती है, तो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो भी इस रूप में निकलता है।
पीडोफिलिया के केसेस हम लोगों के पास आते हैं, बट बहुत रेयर, क्योंकि ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो हाईलाइट ही नहीं हो पाते हैं। अभी एक स्टडी है वो ये कहती है कि जो भी पीडोफिलिया के केस होते हैं उसमें से लगभग 65% केसेस जो होते हैं वो बॉयज के साथ होता है, बट दिस इज अंडर रिपोर्टेड। सो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रिपोर्टेड नहीं होते हैं केसेस तरह के। पीडोफिलिक लोग ज्यादातर जो होते हैं वो होते हैं जो उन बच्चों के क्लोज सर्कल में होते हैं, जैसे उनके टीचर्स हो सकते हैं, उनके घर के हाउस होल्ड वर्कर हो सकते हैं, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, या कोई ऐसे जो उनके स्पोर्ट्स टीचर या कुछ ऐसे लोग ज्यादातर क्या करते हैं, पहले उनकी ग्रूमिंग करते हैं। जैसे बच्चों को जो है वो अटेंशन देंगे, उनको छोटे छोटे गिफ्ट देंगे, चॉकलेट्स देंगे, और उसके बाद वो उनकी ग्रूमिंग करते हैं। फिर धीरे धीरे वो उनकी सेक्सुअल मॉलेस्टेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें टचिंग होता है, ओरल सेक्स होता है, वेजाइनल फिंगरिंग होती है, एनल या वेजाइनल सेक्स होता है। ऐसी चीजें धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं। तो ये हाईली परवर्टेड लोग होते हैं जो कि पूरी प्लानिंग से इस तरह की चीजें करते हैं। हमने एक्सपर्ट से ये भी पूछा कि इस विकृति से, इस घटिया आदत से बतौर समाज हम कैसे डील करें। जैसे कि पीडोफिलिया एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, निश्चित इसका उपचार संभव है। 2 तरह की थेरेपी है, फार्माकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। बिकॉज जैसा हमने कहा कि ये सेक्सुअल ऑब्सेशन है, सेक्सुअल मेनिया हो सकता है, हाइपर सेक्सुअलिटी हो सकती है, कई तरह की दवाएं इसके लिए होती है, एक्सरसाइज होती है, एंटीसाइकोटिक होती है, प्लस काउंसलिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर ये शौकिया तौर पर डेवलप हुआ है तो हम इसे एज ए एडिक्शन की तरह भी ले सकते हैं, और हम एडिक्शन को काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं। यदि ये सेक्सुअल ऑब्सेशन है तो हम इसको काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं। सेक्सुअल मेनिक है तो मेनली फार्मा का यानी मेडिसिन का रोल होता है, बट थेरेपीज इन सभी चीजों के लिए है। इंपॉर्टेंट है कि इनका डायग्नोस होना और उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट लेने के लिए विलिंग होना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के कुछ डेटा से भी आपको समझाते हैं कि सीएसीएएम कंटेंट का कितना व्यापक असर पड़ सकता है समाज पर। 2020 के एनसीआरबी डेटा के अनुसार लगभग 29% बच्चों ने किसी न किसी रूप में यौन अपराध का सामना किया है। फिर भी कुल अपराधों के सिर्फ 65.5% ही अपराध ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं। 2022 में इस तरह के अपराधों में 8.7% की वृद्धि हुई, और इसी नाते सीएसीएम कंटेंट पर लगाम कसना, इसे रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिन की बड़ी खबर यहीं तक, अब अन्य खबरों का रुख करते हैं। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की हैं। आप जानते हैं कि मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट और बीफ टैलो मिलाने के आरोपों से विवाद बना हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आदेश के मुताबिक आज 23 सितंबर को मंदिर के शुद्धिकरण के लिए महाशांति होम नाम से यज्ञ का आयोजन किया गया। ये यज्ञ 11 दिन तक चलेगा, जिसमें टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव समेत पुजारियों ने हिस्सा लिया। आयोजन के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं मंदिर में मौजूद इंडिया टुडे की पत्रकार अपूर्वा जयचंद्रन। महासंप्रोक्षणा के द्वारा ये जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने अभी जो तय किया है, इन्होंने महाशांति योगम शुरू किए हैं। आज सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक ये जो शांति होमम था, यहाँ मंदिर के अंदर ही ये शांति होमम किया गया था। इस शांति होमम में कई सारे जो प्रतिष्ठा है ये सब भी कराने के लिए पंडित लेके आए थे। 7 पंडित और 3 आगमा पंडित, ये इन लोगों के बीच में ये जो शांति होमम हुआ था, ये पूरी शुद्धिकरण करने के लिए, जो तिरुमला में इससे पहले जो भी हुआ था इसको साफ कराने के लिए ये शुद्धिकरण किया गया था। इस शांति होमम को लेके ये जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने ये जो डिसीजन लिया, ये एक रिपोर्ट के बाद ये डिसीजन लिया गया था, जिस रिपोर्ट में ये पता चला कि अडल्ट्रेटेड फैट यानी कि एनिमल फैट जो बीफ, टैलो, लाड और फिश ऑयल जैसे सामग्री भी घी
में मिलावट हुई थी, जिसके कारण प्रसादम में भी इसको मिलावट हुआ था। ये जो सप्लायर्स थे उनको ब्लैकलिस्ट करने के बाद आज जो महासंप्रोक्षणा के द्वारा जो चल रहा है, इसमें शांति होमम आज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने शुरू किया है। इस शांति होमम के द्वारा ये तय किया है कि जिस तरह से पूरे के पूरे जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का होगा, जो डेटी के पास होगा, या फिर कई सारे जो वस्तु है डेटी के पास यूज करने के लिए, जो मिशनरी है वो सब यूज करने के लिए, वो सब को भी पूरा संप्रोक्षण करेंगे। और दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बीते रोज यानी 22 सितंबर से प्रायश्चित दीक्षा शुरू कर दी है। 21 सितंबर को पवन कल्याण ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मैं 11 दिवसीय उपवास हेतु धर्म संकल्पित हो रहा हूं। 11 दिवसीय प्रायश्चित दीक्षा के बाद 1 और 2 अक्टूबर को मैं तिरुपति जाकर के प्रभु के साक्षात दर्शन करके क्षमा प्रार्थी हो विनती करूंगा और तब भगवान के समक्ष मेरी प्रायश्चित दीक्षा की पूर्णाहुति होगी। इस मामले में एक और बड़ा अपडेट यह है कि राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसकी निगरानी आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल या उनके ऊपर के अधिकारी करेंगे। जांच के बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसी मामले में अगला अपडेट, टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी ने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति के गठन के लिए कोर्ट का रुख किया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा करके हाई लेवल जांच की मांग की है। तिरुपति मंदिर और इसके प्रसाद को लेकर के पूरा विवाद क्या है, यह हम आपको 20 सितंबर के ललन टॉप शो में विस्तार से बता चुके हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगली सुर्खी, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने 23 सितंबर को कामकाज संभाल लिया। सुबह 12 बजे वो मुख्यमंत्री ऑफिस पहुंची। प्रेस से मुखातिब हुई तो उनकी कुर्सी के बगल में एक और बड़ी कुर्सी, सीएम की कुर्सी, खाली छोड़ दी। खुद वो दूसरी कुर्सी पर बैठी। उन्होंने कहा कि ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने खाली छोड़ी है। मुझे भरोसा है कि चुनाव के बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बिठाएंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भाजपा नेताओं ने इसे मुख्यमंत्री पद का अनादर बताया है। अरविंद केजरीवाल कब आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को कौन लाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन वर्तमान में तो आतिशी जी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ एलजी महोदय ने दिलवाया है। कोर्ट की जानकारी में संवैधानिक तरीके से अब अगर आज वो एक खाली कुर्सी दिखाती हैं तो आप सोचिए कितने सवाल खड़े होते हैं। इसका मतलब कि वो अपने को सार्वभौम मुख्यमंत्री नहीं मानती, तो जो अपने को मुख्यमंत्री होकर के भी किसी और को मानता है वो मुख्यमंत्री पद का अनादर कर रहा है, संविधान का अनादर कर रहा है। आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर लालू राबड़ी मॉडल और सोनिया मनमोहन मॉडल चलाना चाहते हैं। ये राम राज्य तो दूर, ये करप्शन राज्य बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता इनसे सवाल ये पूछ रही है कि दिल्ली की जनता का इतना अपमान क्यों कि एक रबर स्टैंप पपेट मुख्यमंत्री को टेम्पररी रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर, ये आज साबित हो चुका है कि आतिशी जी करप्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के ऑर्डर लेगी, काम न करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के ऑर्डर लेगी, और इसमें ये दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ त्राही झेलनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी की सत्ता वाले एक और राज्य पंजाब से भी कुछ अपडेट्स आए। आम आदमी पार्टी सरकार में 5 अन्य और नेताओं को मंत्री बनाया गया है। मोहिंदर भगत, बरिंदर कुमार गोयल, तरुणप्रीत सिंह सोंध, हरदीप सिंह मुंडियान और डॉक्टर रवजोत सिंह। ऐसा क्यों किया गया, इसका कोई कारण अभी पंजाब सरकार ने नहीं बताया है, लेकिन इस मूव को पंजाब में होने वाले उपचुनाव और पंचायत चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। भगवंत मान कैबिनेट में अभी तक 15 कैबिनेट मंत्री थे, जिसे बढ़ाकर अधिकतम 18 तक किया जा सकता है। इन 5 नए मंत्रियों के आने के बाद 4 पुराने मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। इंडिया टुडे से जुड़े अमन भारद्वाज की रिपोर्ट के मुताबिक ये नाम हो सकते हैं चेतन सिंह जौड़ा माजरा, ब्रह्मशंकर जिम्पा, बलकार सिंह और अनमोल गगन मान।
अंतिम सुर्खी ऑस्कर अवार्ड से जुड़ी हुई है। किरण राव के डायरेक्शन में बनी फिल्म लापता लेडीज को भारत की ओर से ऑस्कर्स 2025 यानी 97th एकेडमी अवार्ड्स के लिए भेजा गया है। इस खबर पर रिएक्ट करते हुए आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और सिलेक्शन कमेटी का दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारी फिल्म लापता लेडीज को चुना। जनता, मीडिया और तमाम फिल्म से जुड़े लोगों के भी हम शुक्रगुजार हैं। वहीं किरण राव जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म की, उन्होंने लिखा, ये मेरी पूरी टीम के डेडिकेशन और उनकी कड़ी मेहनत की पहचान दिलाता है। हम आशा करते हैं कि ये फिल्म पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचेगी और इसे इंडिया की ही तरह पूरी दुनिया में भी पसंद किया जाएगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।